इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 14 भारत का विभाजन और आलिखित स्रोतों के आधार पर इसका अध्ययन। इस चैप्टर में हमको बेसिकली भारत के विभाजन को देखना है और इससे पहले की घटनाओं को देखना है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो इसे खंडित रूप में मिली, भारत को समग्र रूप में आज़ादी नहीं मिली। भारत को पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों में बांट दिया गया और तब जाकर भारत को आज़ादी मिली। तो इस चैप्टर में हम लोगों को ये देखना है कि जिस तरह से भारत को आज़ादी मिली और भारत का विभाजन हुआ उससे पहले क्या क्या घटनाएं घटी। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयास कर रहे थे और बहुत सारी बातों को हमने देख लिया था। इसमें लास्ट जो वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कहीं भी समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री इटली जो हैं वो जब सत्ता पर आए और उनकी जो नीति थी वो काफ़ी उदार रही भारत के प्रति, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को न्याय संगत समझ रहे थे और वो इस बात के लिए भी कटिबद्ध थे कि भारत को अब आज़ादी मिल जानी चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, सत्ता का हस्तांतरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से भारत के लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएं और भारत के लिए एक अलग ऐसा वातावरण तैयार हो जाए ताकि वो सत्ता को हस्तांतरित कर सकें। और इसके लिए बहुत सारे प्रयास उनके तरफ से भी किए गए, जैसे कि उन्होंने जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता नहीं हो रहा था तो फिर वेबल योजना हुआ, शिमला सम्मेलन में वेबल योजना को प्रस्तुत किया गया, उसमें कुछ बातें रखी गई। उन बातों को कांग्रेस ने समझा पर मुस्लिम लीग ने अपने हठधर्मिता के कारण उनको स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण वो योजना भी असफल रहेगी। फिर हम देख रहे हैं कि एटली के कहने पर ही क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आ रहा है और फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और पैथिक लॉरेंस जो हैं वो भी इसके भारत सचिव हैं और जो अलेक्जेंडर हैं वो नौसेना मंत्री हैं। तो इन लोगों ने भारत आने के बाद भारत की स्थिति का जायज़ा लेने के बाद कुछ प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किए, जिसमें ये बातें कही गई कि संपूर्ण भारत को जो है 3 भागों में उन्होंने खंडित किया, जिसमें खंड आ, ब और सा था। खंड आ में ऐसे राष्ट्रों को रखा गया जो कि हिंदू बहुल इलाके थे। खंड बा में ऐसे इलाकों को रखा गया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे और खंड सा में ऐसे इलाकों को यानी ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे राज्यों को रखा गया था जिसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। और इसके बाद उसी आधार पर निर्वाचन करके ये तय किया और बहुत सारी भी बातें उसमें कही गई थी, जैसे कि जिसका जिक्र पिछले वीडियो में किया जा चुका है। पिछले वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन योजना में कही गई बातों को डिटेल में देख लिया है। तो वो जो बातें थी उसके आधार पर एक भारत के लोगों को या भारत के नेताओं को एक ऐसा संविधान सभा का निर्माण करना था जो कि भारत के लिए संविधान बना सके ताकि सत्ता के हस्तांतरण में सुविधा हो सके। और इसके लिए जो संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन हुए उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस को इसमें से 296 सीटों में से 201 सीटों पर विजय मिली और वहीं मुस्लिम लीग को 73 मात्र 73 सीटों पर विजय मिली थी। इस बात से मुस्लिम लीग पूरी तरह से बौखला गई थी और उसने इसे मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हमने देखा कि फरवरी 1947 ईस्वी में लॉर्ड एटली जो हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उन्होंने यह घोषणा की कि वो किसी भी तरह से जून 1948 ईस्वी तक भारत को आज़ाद कर देंगे, बशर्ते कि इस अंतराल में भारत के जो लोग हैं या भारत के जो नेता हैं वो एक बेहतरीन संविधान का निर्माण कर ले संविधान सभा के आधार पर। लेकिन जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री वो पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और उन्होंने ये जो घोषणा उन्होंने की, इस घोषणा से न सिर्फ भारत ही बल्कि संपूर्ण विश्व चौंक उठा था कि कैसे अचानक इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी। पर अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन ये समझ चुका था कि उसके लिए अब भारत पर अधिक दिनों तक शासन करना उनके लिए अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि स्थिति अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वो अब इसे काफ़ी बेहतर ढंग से समझ चुके थे। प्रॉब्लम ये थी कि संविधान सभा का निर्माण के लिए कहीं पर भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है राय नहीं बन रही थी। कभी कांग्रेस ने हर बात में सहमति दर्शाई, चाहे वो उनके नुकसान की ही बातें क्यों ना, बस उनका एक उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह से भारत को आज़ादी मिल जाए और उनका ये उद्देश्य किसी भी तरह के स्वार्थ से बहुत बड़ा था। तो इसीलिए कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया, पर मुस्लिम लीग ने इसे भी नहीं माना और जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उससे भी इसे आपत्ति थी। और फिर जब इस तरह की घोषणा हुई एटली के द्वारा कि वो अब किसी भी तरह से जून 1948 ईस्वी तक भारत को आज़ादी दे देंगे, तब मुस्लिम लीग ने किया और उसके आधार पर भारत में फिर अंतरिम सरकार का गठन होता है, जो कि एक राष्ट्रीय सरकार थी
और इस राष्ट्रीय सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग पूरी तरह से बौखला गई और उसने सीधी कार्रवाई करने की ठान ली। सीधी कार्रवाई में बहुत सारे दंगे हुए और जिसके कारण देश में एक अराजकता की स्थिति से उत्पन्न हो गई थी। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे और फिर किस तरह से मुस्लिम लीग ने रिएक्ट किया इस पर और उसके क्या परिणाम हुए, ये हम देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अंतरिम सरकार और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई। वेवेल ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए लीग को छोड़कर, चूँकि लीग इसके लिए सहमत नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने लीग को छोड़ दिया और लीग को छोड़कर 7 सदस्यों के नामों की घोषणा की जो कि भारत में राष्ट्रीय सरकार का गठन करेंगे। मतलब इस वेवेल ने जो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी उसमें ऐसे सदस्यों के नाम उन्होंने दिए थे जो कि मुस्लिम लीग से इसमें से कोई भी सदस्य नहीं था। कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार बन गई। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि अंतरिम सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई उसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मुस्लिम लीग चूँकि हार चुकी थी, अतः मिशन के प्रस्तावों को उसने अस्वीकार कर दिया और सीधी हिंसात्मक कार्रवाइयों का निश्चय किया, मतलब दंगे करवाने का निश्चय किया। इस सीधी कार्रवाई का मात्र एक ही उद्देश्य था कि कांग्रेस और हिंदुओं को आतंकित करके पाकिस्तान प्राप्त करना। मतलब वो ऐसी स्थिति बना लेना चाहता था ताकि कांग्रेस डर जाए, क्योंकि कांग्रेस कभी भी ऐसी देश में हिंसात्मक कार्रवाइयों को सहमति नहीं देने वाली थी या उसे स्वीकार नहीं करने वाली थी, उसे बर्दाश्त नहीं करने वाली थी और मुस्लिम लीग ये बात अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए उन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया ताकि वो ये दिखा सके, कांग्रेस को भयभीत कर सके कि अगर देश में इस तरह से मुसलमान और हिंदुओं के बीच में झगड़े होते रहेंगे, दंगे होते रहेंगे तो आगे स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की और हुआ भी यही। जिन्ना ने इस बारे में कहा था कि भारत को बांट दो और यहाँ से चले जाओ, उनका ये नारा था। आगे क्या होता है हम देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1946 को केंद्र सरकार बनाने का फैसला लिया। ये डेट भी याद रखना, 16 अगस्त 1946। जिन्ना ने भी 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई करने की घोषणा की। दोनों क्वेश्चन आते हैं, अंतिम सरकार की घोषणा की कब हुई और सीधी कार्रवाई की घोषणा उन्होंने कब किया, कब से उन्होंने सीधी कार्रवाई करने का प्रयास किया। तो आपको डेट याद रखना है, 16 अगस्त 1946। इसके बाद क्या हुआ, फलस्वरूप बंगाल और पंजाब में अपार धन की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने तोड़फोड़ भी बहुत मचाया था। दुकानों को, घरों को और जो सार्वजनिक संस्थान थे उनको काफ़ी तोड़फोड़ मचाई थी। लोगों की तो हानि हो ही रही है, मारना काटना ये सब चल ही रहा है। फलस्वरूप दंगों में भीषण नरसंहार के साथ बलात्कार, धर्म परिवर्तन, आगजनी, लूटमार की घटनाएं, ये सारी चीज़ें अब आम बन चुकी थी। हज़ारों लोगों को मारा गया। इस बारे में मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि 16 अगस्त भारत के इतिहास का एक काला दिन था, क्योंकि इस दिन को भाई भाई को मार रहा है, क्योंकि सभी हम भारतीय थे और भारतीय होने के नाते हम सभी का एक दूसरे के साथ रिश्ता था। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं उनमें कहीं भी भाईचारे की या फिर इंसानियत नज़र नहीं आ रही थी। इसीलिए मौलाना आज़ाद ने इस दिन को भारत के इतिहास में एक काला दिन कहा है। दंगों के कारण देश में गृह युद्ध का वातावरण बनता जा रहा था। इसी बीच एटली ने घोषणा की कि सम्राट की सरकार जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों को सौंप देगी। तो ये था अंतरिम सरकार बनाने का परिणाम। अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई, लेकिन मुस्लिम लीग इससे खुश नहीं थी, क्योंकि इस अंतिम सरकार की जो स्थापना हुई उसमें सिर्फ 7 सदस्यों को उन्होंने 7 सदस्यों का नाम उन्होंने लिया था, जिसमें से एक भी सदस्य मुस्लिम लीग से नहीं थे। और मुस्लिम लीग का उद्देश्य यहाँ पर सरकार बनाना नहीं था, उसका उद्देश्य यहाँ से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान लेना था और यहाँ से चले जाना था। तो इसीलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो काफ़ी हिंसात्मक था और ऐसा करके वो भारत के हिंदुओं को और कांग्रेस को पूरी तरह से भयभीत कर देना चाहती थी कि वो भय के कारण मुस्लिम लीग की इस मांग को स्वीकार कर ले और उन्हें आज़ादी दे दे, आज़ादी नहीं सॉरी उन्हें अलग राष्ट्र का निर्माण करने दे दे। तो ये था अंतिम सरकार की स्थापना का परिणाम। अब आगे हम देखेंगे कि इस अंतिम सरकार की स्थापना के बाद जो सीधी कार्रवाई हुई उसका परिणाम बंगाल पर और पंजाब पर क्या पड़ा, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग का 1946 से 47 ईस्वी का आंदोलन और सांप्रदायिक आग का भड़कना कैसा रहा। तो इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।